हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से अपने चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हमने फेसबुक पर भी अपना एक पेज बना रखा है यूनिक स्टडी पॉइंट के नाम से, आप उसको भी लाइक करें। अपन बात कर रहे हैं गणित शिक्षण के बारे में, और इससे जो पिछली कक्षा अपनी हुई थी उसमें अपन ने बात कर ली थी गणित शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण के सूत्र, यानी हम गणित शिक्षण अगर करवाना चाहते हैं तो कौन कौन से सूत्रों का उपयोग, कौन कौन से बिंदुओं का उपयोग करते हुए हम छात्रों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, सरलता से उनको सिखा सकते हैं और उनके व्यवहार में अपन परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी चर्चा आज अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिएगा, शिक्षण के सूत्र वे होते हैं, वे कारक जिनके माध्यम से हम अपने बिंदुओं को छात्रों तक पहुंचा सकें, उनको सही तरीके से पढ़ा सकें। वे क्या कहलाते हैं? शिक्षण के सूत्र कहलाते हैं। पढ़ाने का जो तरीका है वो इस शिक्षण का एक प्रकार से सूत्र माना जाता है। सबसे पहला सूत्र यह है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला सूत्र क्या कहता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक जो शिक्षक होता है उसको हमेशा जब भी शिक्षण कार्य शिक्षक करवाता है तो निश्चित रूप से उसको यह ध्यान रखना होता है कि हम जब भी छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो कौन सी चीजों को पहले बताएं जो चीजें छात्र जानते हैं, और उनको पढ़ाने के बाद आगे की चीजें हमें बतानी चाहिए, अज्ञात की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जैसे जनरली अपन मान लीजिए, मैंने अभी कहा था कि जोड़ जो है, अगर हम छात्रों को सिखाना चाह रहे हैं जोड़, और जोड़ सिखाने के लिए निश्चित रूप से हम जब भी छात्र को जोड़ सिखाएंगे तो निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए कि छात्र को पहले गिनना आता है या नहीं आता। ये पहले अगर पता होगा हमें तो निश्चित रूप से हम छात्र को जोड़ सिखा पाएंगे, अन्यथा नहीं सिखा पाएंगे। तो छात्र ये चीज जानता है या नहीं जानता है, ये पहले पता करें। अगर ये छात्र जानता है, इसका मतलब ये क्या चीज हो गई? ये ज्ञात हो गई। अब हम जोड़ की ओर जा रहे हैं। जोड़ क्या है? छात्र के लिए अज्ञात है। छात्र इस चीज को नहीं जानता कि जोड़ क्या होता है, लेकिन छात्र को ये अगर आता है तो इसके माध्यम से हम कहां तक पहुंच सकते हैं? जोड़ तक पहुंच सकते हैं। इसके माध्यम से हम बाकी तक पहुंच सकते हैं, गुणा तक पहुंच सकते हैं, या अन्य जो गतिविधियां होंगी वो किसके माध्यम से होगी? जो ज्ञात चीजें हैं उनके माध्यम से ही हो पाएंगी। ऐसे अगर अपन दूसरा उदाहरण ले, जैसे मान लीजिए छात्र को जोड़, बाकी, गुणा और भाग आता है। अगर ये छात्र जानता है ऑलरेडी, इसका मतलब अगर मान लीजिए हम प्रतिशत सिखाना चाह रहे हैं, छात्र को प्रतिशत सिखाना चाह रहे हैं, तो उससे पूर्व अपने को यह जानना जरूरी हो जाएगा, यह ज्ञात करना निश्चित रूप से जरूरी हो जाता है कि छात्र को जोड़, बाकी, गुणा या भाग आते हैं या नहीं आते हैं। अगर ये सारी चीजें छात्र को आती हैं तो निश्चित रूप से हम आसानी से छात्र को क्या सिखा सकेंगे? प्रतिशत उसे आसानी से सिखा सकेंगे। इसका मतलब हमेशा यह ध्यान रखिए कि जब भी शिक्षण कार्य करवाते हैं तो इस सूत्र का ध्यान रखा जाए कि छात्र को पहले ज्ञात चीजों के बारे में हम जानकारी करें, और उस ज्ञात चीज के माध्यम से हम छात्र को कौन सी चीजें सिखाते हैं जो छात्र नहीं जानता, उनके बारे में अज्ञात है, वो चीजें हम सिखाते हैं। दूसरी चीज आती है सरल से जटिल की ओर, सरल से कठिन की ओर। हमेशा जब भी शिक्षण कार्य करवाते हैं हम तो सबसे पहले अपन क्या करवाते हैं? सरल चीजें छात्र को सिखाने का प्रयास करते हैं। छात्र अगर सरल चीजें पहले सीख जाता है तो निश्चित रूप से उसका कठिनाई स्तर बढ़ता चला जाता है और आसानी से उसको सिखा दिया जाता है। अगर मान लीजिए छात्र को हमने गिनना नहीं सिखाया और सीधा अपन ये कहते हैं कि छात्रों को क्या सिखाएंगे? प्रतिशत सिखाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से छात्र किसी भी स्थिति में इस चीज को नहीं सीख पाएगा। इसके लिए सबसे पहले अपन को जोड़, बाकी, गुणा, भाग निश्चित रूप से अपन को सिखाना पड़ेगा। उसके पश्चात ही हम क्या कर पाएंगे? उस चीज को सिखा पाएंगे, प्रतिशत को सिखा पाएंगे। इसका मतलब वो सारी चीजें पहले हम कौन सी चीज बताएं छात्र को? सरल चीजों से अवगत कराएं, फिर धीरे धीरे अपना कठिनाई स्तर क्या करते चले जाएं? बढ़ाते चले जाएं, और जटिल जो चीजें हैं वो बाद में पढ़ाएं। इससे क्या होगा? शिक्षण ज्यादा प्रभावी होगा। आप अगर शिक्षण की बात करें तो निश्चित रूप से इसी प्रकार से अगर पढ़ाते हैं तो वो शिक्षण क्या होगा? उतना ही ज्यादा प्रभावी होगा। नंबर तीसरी बात करते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर से तात्पर्य है कि जो भी कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके जो मोटे मोटे बिंदु हैं, जो भाग जो हैं उनको पहले बताएं, और फिर उन भागों के भी जो भाग हैं वो बाद में बताते चले जाएं। उससे भी क्या होगा? शिक्षण ज्यादा प्रभावी होगा। स्थूल मतलब बड़ा, बड़ा से तात्पर्य है कि जो मुख्य मुख्य भाग हैं पहले बता दें, और फिर जो उसके और जो छोटे छोटे पार्ट जितने बनाए जा सकते हैं उनकी ओर अपन बढ़ें, तो वो शिक्षण ज्यादा क्या होगा? प्रभावी होगा। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर अपन पढ़ाना चाह रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से, तो ये बताएं कि जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, तो छात्र को बता दिया इसके बारे में, पहले इसके बारे में बता दिया कि ये क्या है? पेड़ है, ये इसकी शाखाएं हैं, ये इसका तना है, ये इसकी क्या है? जड़ें हैं। मुख्य बात हो गई कि जड़ें, तना और शाखाएं और पत्तियां, ये मुख्य भाग हो गया। अब उसके बाद ये स्थूल भाग हो गया। अब सूक्ष्म भाग की ओर जाएं तो पत्तियों के कितने प्रकार होते हैं?
पत्तियों के कार्य क्या होते हैं, पत्तियों की संरचना क्या होती है, फिर तने पर आ जाते हैं, तने कितने प्रकार के होते हैं, तने का मुख्य कार्य क्या है, तने किस किस से बने होते हैं, वो सारी चीजें, तने की संरचना किस प्रकार की होती है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर जड़ों के बारे में, जड़ों के कार्य क्या है, जड़ों की संरचना किस प्रकार की होती है, जड़ों की वृद्धि किस प्रकार से होती है, ये काम क्या करती हैं, वो सारी चीजें, तो वो क्या है, सूक्ष्म चीजें हो जाती हैं। पेड़ के बारे में बताना, ये पत्तियां, शाखाएं और जड़ें हैं, तना है, ये बताना, ये स्थूल भाग हो गया। और सूक्ष्म की ओर चले तो इनके सबके कार्य बताएं, इनकी संरचना के बारे में बताएं, ये सारी चीजें बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म कहलाता है। तो इसका मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगर ऐसा हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वो शिक्षण कार्य क्या होगा, उतना ही ज्यादा सरल होगा और छात्र उस चीज को आसानी से सीख पाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला है विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। इससे तात्पर्य है कि पहले वो चीजें सारी बताएं जो उस बिंदु में मुख्य होती हैं, उन बिंदु को पहले बताएं और फिर उसके पश्चात जो जनरल बातें आ जाती हैं उस चीज को आगे बताते रहें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मुख्य जो बातें होंगी उनको बताएंगे और फिर जो बातें दूसरी जो हैं उनसे अब हम छात्रों को अवगत करवाएंगे। तो ये कहलाता है विशेष से सामान्य की ओर। उसके बाद चलते हैं अनुभव से तर्क की ओर। कोई भी जो चीज है हमने छात्र को पहले सिखाई और सिखाने के बाद इसका छात्रों को क्या हो गया, अनुभव हो गया। जैसे मान लीजिए हमने छात्रों को सिखा दिया गुणा, भाग, ब्याज, प्रतिशत, ये सारी चीजें छात्रों को हमने सिखा दी। ये छात्र अगर सीख चुका है पूर्व में, इसका मतलब ये क्या प्राप्त कर लिया छात्र ने, इन चीजों का अनुभव प्राप्त कर लिया कि ये जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार से इनका समाधान किया जाता है। ये सारी चीजें छात्र ने पूर्व में सीख ली, ठीक है। तो ये छात्रों क्या है, अनुभव है। और अनुभव प्राप्त होने के पश्चात अब हम कहां जा रहे हैं, तर्क की ओर। अब इनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी कोई दिक्कतें आती हैं, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुभव से हम कहां जा रहे हैं, तर्क की ओर जा रहे हैं। अब छात्र से कितने भी तर्क करवाएं वो आसानी से उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये कहलाता है अनुभव से तर्क की ओर। फिर चलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। जो हमने अभी एक पढ़ा था ऊपर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वैसा ही ये है पूर्ण से सूक्ष्म अंश की ओर। इसका मतलब ये कहलाता है कि पहले सबसे पहले हम छात्रों को जो भी कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ के बारे में सबसे पहले मोटे तौर पे बताएं, बाह्य रूप से बताएं, पूरे पाठ के बारे में सामान्य सी जानकारी दे दी और फिर धीरे धीरे करके हम एक एक बिंदु को गहराई से पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण मतलब पूरे पाठ के बारे में बताना और उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों के बारे में बताते चले जाना, ये कहलाता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, आगे के अपन और देख रहे हैं। बात कर रहे थे अपन अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो निश्चित रूप से छात्र को कोई चीजें पता नहीं होती हैं, वो चीजें छात्र को अपन सिखाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो चीजें सिखाएंगे और धीरे धीरे छात्र के लिए वो सारी चीजें कैसी हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। पहले वो नहीं जानता था, हमने सिखाया, अब वो उस चीज को जानने लगा है। तो ऐसा शिक्षण भी अपना होना चाहिए। मैंने उदाहरण अभी दिया है कि छात्र पहले गुणा नहीं जानता था, भाग नहीं जानता था, प्रतिशत नहीं जानता था, ब्याज नहीं जानता था, त्रिभुज वगैरह नहीं जानता था, सारी चीजें नहीं जानता था। इसका मतलब वो क्या है, छात्र के लिए अनिश्चित थी, कुछ भी उसको पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमने उसको सिखाया वो सारी चीजें अब उसके लिए कैसी हो गई है, निश्चित हो गई है। अब छात्र उसको जानने लग गया है। इसे कहा जाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। फिर आते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। हमें हमेशा जब भी शिक्षण कार्य करवाएं तो विस्तृत रूप में करवाएं और फिर उसको क्या करें, सूक्ष्म रूप से फिर से समझाने का प्रयास करना चाहिए। एक बार हमने उसको विस्तृत रूप में समझाया और उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, उसको छोटे रूप में एक बार फिर से समझा रहे हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विस्तृत करके पढ़ाएं, फिर उसको छोटे रूप में फिर से समझाएं ताकि छात्र उसको आसानी से समझ सके। फिर आता है इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित करने की ओर। निश्चित रूप से हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से जो भी कुछ सीखते हैं वो हमेशा ही ज्यादा प्रभावी होता है। हम कोई चीज देखते हैं और देखी हुई चीजें हमारे जीवन में लंबी अवधि तक रहती हैं, अपनी स्मृति में स्थायी बन जाती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो देख करके देखते हैं, सुनी हुई चीज जो होती है वो कम समय तक अपनी स्मृति में रहती है, लेकिन जो चीज अपन देखते हैं वो लंबी अवधि तक चलती है। इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित करने की ओर। हमेशा हम जब भी शिक्षण कार्य करवाएं तो निश्चित रूप से ज्यादा हम ज्ञान छात्रों को दें, वो इंद्रियों के माध्यम से दें। इंद्रियां अपनी
आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये क्या है अपनी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। और निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, इनके माध्यम से ज्ञानार्जन करते हैं। हम तापमान का अनुभव कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, अपनी स्किन के माध्यम से पता करते हैं कि अब ठंड है, अब गर्मी है, अब तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी चीजें हैं इंद्रिय के माध्यम से पता चला। अब छात्र चाहे वो देख नहीं पाता हो, लेकिन निश्चित रूप से उसको पता चल जाएगा कि अब गर्म हवा चल रही है, इसका मतलब तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बाहर निकलते उसको अगर ठंड लगती है तो समझ जाता है कि तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से उसे पता चल रहा है। ऐसे ही कोई चीज होती है, लिखी हुई होती है, उसको हम देख सकते हैं। छात्र सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन वो देख लेता है तो उसके माध्यम से भी क्या कर लेता है, वो ज्ञानार्जन कर लेता है। कुछ छात्र अंधे होते हैं, देख नहीं पाते, लेकिन सुन लेते हैं, बोल देते हैं, तो वो सुन करके भी उस छात्र को ज्ञानार्जन हो जाता है। अतः जो भी शिक्षण कार्य हम करवाएं तो निश्चित रूप से हम कैसा करवाएं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करवाएं। इन इंद्रियों को अगर हम प्रशिक्षित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से छात्र आसानी से ज्ञानार्जन कर लेता है और अपना शिक्षण क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। फिर आता है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं, वैसा ही है। सरल से कठिन की ओर का मतलब होता है कि पहले छात्र को हम क्या करें, सरल चीजें पढ़ाएं और सरल चीजें जैसे जैसे पढ़ाते चले जाएंगे, अब क्या होगा, उसकी मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है और फिर वो क्या करता है, हमेशा कठिनाई की ओर भी आसानी से चला जाता है। मतलब जो कठिन चीजें होती हैं उनको भी वो आसानी से पढ़ लेता है। तो पहले हम छात्र को सरल चीजें पढ़ाएं और फिर क्या होगा, उन सरल चीजों को पढ़ाते पढ़ाते छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है और फिर वो क्या करेगा, उन कठिन चीजों को भी पढ़ लेगा। इस प्रकार से ये कहलाता है सरल से कठिन की ओर। ठीक है, तो ये अपना हुआ शिक्षण के सूत्र। अब तक हमने कितने शिक्षण के सूत्र देख लिए हैं, 10 शिक्षण के सूत्र हमने देखे। ये जो शिक्षण के सूत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने गणित शिक्षण के लिए और एक अध्यापक को निश्चित रूप से इन शिक्षण सूत्र की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो सरलता से सभी चीजों को आसानी से पढ़ा सके और छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन कर सके और जो उसने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को वो आसानी से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज की कक्षा में अपना इतना ही होगा। नमस्कार, धन्यवाद।